आपने नीट की तैयारी की, पूरे साल तक मेहनत किया और कोशिश किया कि हम नीट अंडर ग्रेजुएट पास होने के बाद डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा क्या होता है जब आप नीट के सेंटर में पहुंचते हैं और आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाता है? कहा जाता है कि आपका लिबास नीट के सेंटर के हिसाब से इजाजत नहीं है, लेकिन असल में दरअसल होता कुछ ऐसा है कि इजाजत तो है लेकिन जबरदस्ती आपको रोका जाता है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है फरहीन खान के साथ, जो कि अहीपुकुर बेग बगान के रहने वाली है। बेग बगान अहीपुकुर सेकंड लाइन की रहे। हम उनके घर आ पहुंचे और उनसे खुद से ही बात करेंगे कि हुआ क्या था पूरा मामला। ये हमारे साथ फरहीन है, जो गुज़िश्ता संडे को, पिछले इतवार को इन्होंने एग्जाम दिया था, नीट का एग्जाम देने के लिए अपीयर हुई थी। क्या कुछ हुआ था फरहीन? मैं जब गई वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए तो मुझे सेंटर के गेट पे ही रोका उन्होंने। और उससे पहले जब मैं कॉलोनी के अंदर, वो स्कूल आता था, तो जब मैं कॉलोनी के अंदर जा रही थी तभी वहाँ के जो लोग हैं गार्डन रिच के, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे वो लोग जय श्री राम का नारा अच्छा, लगा। पहले ये बताएं कि ये सेंटर कहाँ है? सेंटर गार्डन रिच में है, गार्डन रिच पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल। अच्छा। अच्छा, फिर क्या हुआ बताएं? जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ पे वो लोग, कुछ लड़के खड़े थे, तो उन्होंने मुझे हिजाब में देखा और वो लोग ना जय श्री राम का नारा लगाने लगे, स्लोगन देने लगे। कुछ 4-5 लड़के थे, तो मैंने आप लोग उनको, कितनी लड़कियां थी? मैं तो ऐसे अकेले ही जा रही थी और हमारे साथ लाइक कुछ आस-पास में होगी, मैं उनको जानती तो नहीं थी बट वो भी हिजाब में थी। तो मैं ऐसे जा रही थी, उसके बाद मैंने उनको कंप्लीटली इग्नोर करके मैं अंदर चली गई। जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ पे गेट पे ही हमें रोक रहे थे। वो कह रहे थे कि आप हिजाब खोलो तभी आपको एंट्री मिलेगी। विथ हिजाब विथ दुपट्टा एंट्री नहीं मिल सकती, तो आपको हिजाब और दुपट्टा हटाना पड़ेगा एंट्री के लिए। अच्छा, ये फरहीन का कहना है कि उन्हें गेट पे ही एग्जामिनेशन सेंटर के गेट पे ही वहाँ के जो स्टाफ है इन्हें रोकते हैं कि आपको दुपट्टा, अपना हिजाब हटाना होगा एग्जाम देने के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें एक बार बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप हाफ स्लीव के कपड़े पहनेंगे, हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे, और कोई मेटालिक बटन या फिर मेटालिक कोई जेवर आपके पास नहीं होना चाहिए, घड़ियां नहीं होनी चाहिए और चूड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ फ्लैट सैंडल्स या स्लीपर आपको पहनना होगा, शू नहीं पहन सकते। ये नियम है। और हिजाब के लिए खास करके अगर कोई धार्मिक वजह से हिजाब पहनता है तो उन्हें सेंटर में कम से कम 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये नियम है। आपको बताया कि हिजाब का जो इजाज़त है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 25th आर्टिकल देता है। अब अपना धार्मिक प्रैक्टिस बिल्कुल अलाउ करता है। अब अपने धर्म के मुताबिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस हिजाब को पहन सकते हैं और बाकायदा इसमें एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आगे क्या कुछ हुआ, आइए हम खुद फरीन से जानते हैं। मैं सेंटर पे लगभग 12 बजे के करीब अप्रॉक्स में पहुँच गई थी। एग्जाम कितने देर में था आपका? एग्ज़ाम मेरा उसके 2 घंटे बाद ही था। 12 बजे पहुँच गई थी। 2 बजे से एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट था। अच्छा, ये सेंटर में कैमरा तो लगे होंगे कि हाँ। आप जो बोल रही हैं, आप 12 बजे पहुंच गई है, उसका मतलब एग्जाम से 1 घंटे पहले आप फिस्किंग के लिए रेडी थी। हाँ, तो वो तो हमें गेट पे ही रोक दिए कि विद दुपट्टा एंड विद हिजाब एंट्री मिलेगी नहीं। तो मैंने, वो जो सामने में 2 लेडी खड़ी थी जो हमारा एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि ये कैसा रूल है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, रूल हर साल चेंज होता रहता है, रूल बदलता रहता है और अब ये एनटीए का रूल है कि आप विद दुपट्टा विद हिजाब एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो मैंने बोला कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है, मैंने तो एज़ फार ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है, नहीं आपने जाना पढ़ाई की है। जब तैयारी की थी तो जरूरी है कि आपने अपने ड्रेस कोड के बारे में भी खबर लिया ही हाँ, होगा। बिल्कुल। और मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया है, तो पिछले साल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, और इस साल भी मुझे पता है, मैं प्रिपेयर्ड थी कि कैसे जाना है, मुझे सारा कुछ ही पता है। तो इसलिए मैं सेंटर में पहुँच गई थी वक़्त से पहले, सो दैट मेरा चेकिंग वग़ैरह प्रॉपर्ली हो सके। तो मैंने उनसे कहा कि आप चेकिंग कर लो प्रॉपर्ली, आप चेक कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल चेक करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खोल के पूरा चेकिंग कर लूँगी, फिर पहन लूँगी। तो उन्होंने बोला, बेटा ऐसा नहीं होता, आप साइड में वेट करो, मैं अपनी कोई बड़ी सीनियर मैडम को बुलाती हूँ, आप उनसे बात करो। तो वो फिर एक मैडम आई, हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कुछ 10-15 मिनट। तो फिर वो मैडम आती है, उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बताया कि हम काफ़ी लड़कियाँ हो गए थे, तो हिजाब वाली, जितनी भी हिजाब और नकाब वाली लड़कियाँ थी उनको साइड कर दिया गया था। तो हम लोग ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग हिजाब खोलने को बोल रहा है हमें, पर ऐसा तो कोई रूल नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आपने आप क्या खोल सकते हो। फ्रिस्किंग से मना किया था? नहीं,
मैंने बोला था कि चेक कर लीजिए आप चेक कर लो, मैंने ऐसे बोला, आप चेक कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इस चीज़ से मना नहीं किया था। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं, आपको हिजाब खोलना पड़ेगा तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ये एनटीए का रूल है। मैंने बोला अगर ऐसा एनटीए का रूल है तो आप मुझे दिखा दो कहाँ लिखा है। तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है वेट करो, मैं अंदर बात करके आती हूँ। तो फिर वो बोलकर चली गई। काफ़ी देर तक हम लोग ऐसे धूप में वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद अल्टीमेटली टाइम किल किया जा रहा था। आपको बताया कि जी। फ़रहीन ने आपको बताया है कि ये पहली बार नहीं है कि वो नीट का एग्ज़ाम में अपीयर हो रही थी। इससे पहले भी वो दे चुकी है। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखा था उन्होंने कि किसी तरह एग्ज़ाम में बैठने से पहले वो डिस्क्वालीफ़ाई ना हो जाए। तो उन्हें सारे कायदे और कानून पता है और आपके लिए भी बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको लेटेस्ट जो है एनटीए के वेबसाइट पे या फिर नीट के वेबसाइट में आपको ज़रूर मिल जाएगा। आइए आगे की बात पता करते हैं। तो फिर वो आई वापस कुछ देर बाद, काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसे खड़े थे धूप में, तो फिर वो आती है एक मेल पर्सन के साथ और वो कहते हैं, वो स्टार्टिंग से बहुत रूड थे। वो कहते हैं कि आप हिजाब के साथ अलाउ नहीं है, मैं एनटीए का मेंबर हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, ये क्लियर कर दिया एनटीए ने, हिजाब और दुपट्टा इज़ नॉट अलाउड, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ऐसे दो। तो मैंने उनको बोला कि वेयर इज़ इट रिटन, शो मी। एनटीए के मेंबर जिन्होंने बताया उनका नाम आप जानती हैं? नहीं, मैं उनका नाम नहीं जानती, बस उनके पास एक आईडी कार्ड था, उन्होंने मुझे ऐसे शो करके बताया कि मैं एनटीए का मेंबर हूँ, बस। और वो उन्होंने, मैंने बोला जब उनको कि आप मुझे दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, वेयर इज़ इट रिटन, शो मी। जब मैंने उनसे ऐसे कहा तो वो मुझे कह रहे हैं कि तुमको एग्ज़ाम देना नहीं होगा, बाहर निकलो, गेट आउट, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, घर जाओ। ये बड़ी सवाल है कि किस तरह एक अफ़सर ये डिसाइड कर सकता है कि किसी को डिस्क्वालीफ़ाई किया जाए। हालाँकि हर तरह से ये पूरी 10 ऑन 10 अपनी जगह में करेक्ट है, जैसा हमें फ़रहीन बता रही हैं, उन्होंने तैयारियाँ भी पूरी की थी। पढ़ाई के अलावा अब देख लें कि बड़ा ज़माना ये हो गया है कि पढ़ाई के अलावा भी आपको बहुत कुछ दुनियादारी सीखना होगा जो ऑन बुक नहीं है, जो किताबों में नहीं मिलता है। मतलब ये कि साहब का ईगो सैटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इन्हें एग्ज़ाम देने से रोका। आइए आगे पूछते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं दूँगी एग्ज़ाम, चली जाऊँगी। बट उससे पहले आप मुझे दिखाओ कि कहाँ पे लिखा है ये रूल। अगर एनटीए ने ये रूल नया निकाला है तो कहीं न कहीं अपने ऑफ़िशियल पेज पे अपलोड तो किया ही होगा। आप मुझे दिखा दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चली जाऊँगी और अगर मुझे एग्ज़ाम देना हुआ तो मैं हिजाब खोल के एग्ज़ाम दूँगी, अगर आपने मुझे दिखा दिया तो। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने मुझसे कहा कि आर्ग्यूमेंट मत करो, जो कहा है वही करो, यही एनटीए का रूल है और मैंने क्लियर कर दिया, ये बोलकर वो चले गए फिर। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम फिर वहीं पे वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद वो जो लेडी हमारे पास पहली बार आई थी, वो आती है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ये कर सकते हो कि सिर्फ़ कान विज़िबल होना चाहिए। हमने आंटी से बात कर ली है, कान विज़िबल होना चाहिए और आप हिजाब पहन सकते हो। और फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है और उसके बाद हमें चेकिंग के लिए भेज देते हैं। हमारे बायोमेट्रिक के पहले हमें चेकिंग के लिए भेज देते हैं। बाकियों का पहले बायोमेट्रिक हो रहा था, उसके बाद चेकिंग, बट हमें पहले चेकिंग के लिए भेजा। तो हम जब चेकिंग करा रहे थे तो मैंने हिजाब खोल करके चेकिंग कराई, सब कुछ हो गया चेकिंग। तो मैंने जब हिजाब बाँधा ना, मैंने वापस से हिजाब बाँधा तो मेरा दोनों कान विज़िबल था, मैंने कान निकाल करके बाँधा था हिजाब, सिर्फ़ हेयर्स को कवर करके। तो फिर जब मैं बायोमेट्रिक की लाइन में लगी, तो मैं लाइन में लगी थी, जैसे मैं आगे गई मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आपके हिजाब के साथ नहीं होगा, आपको हिजाब खोलना पड़ेगा, तभी आपकी चेकिंग होगी, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं होगा, मैं लाइन से निकल गई। मैंने बोला कि अभी मैंने बात किया, उन्होंने मुझे आके बोला कि सिर्फ़ कान दिखना चाहिए, बाकी प्रोसेस हो सकता है वैसे। तो फिर मैं वेट कर रही थी वहाँ पे, तो फिर इन उन्होंने सब कहा, में कितना वक़्त गुज़र चुका था? इन सब में तो काफ़ी वक़्त, हमें काफ़ी देर तक खड़े कर दिया वहाँ पे और मैं अप्रॉक्स नहीं बता सकती क्योंकि मैं गलत भी हो सकती हूँ। मेरे पास वॉच नहीं था, फ़ोन नहीं था, ना ही वहाँ पे कोई घड़ी देखा मैंने लगा हुआ। तो मैं नहीं बता सकती वक़्त का, बट हम काफ़ी वक़्त से बहुत टाइम से हम खड़े थे सारे वहाँ पे। तो मैं अब अप्रॉक्स भी नहीं बता पा रही हूँ, ऐसा है। जी। फिर आखिर में कितने बजे आपको सेंटर में जाने दिया गया और एग्ज़ाम में क्या आप टाइम से बैठ पाईं? एग्ज़ाम में मैं सेंटर में सबसे, मैं अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैं और वो लड़की सबसे लेट गए थे। सबसे लेट हम ही गए थे। हाँ। सबसे लेट में आप ही लोग गए। अच्छा, आपने फिर कितना अटेम्प्ट किया? आपको क्या लग रहा है इस बार आप पास हो पाएँगी? नहीं, मेरा पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, मैं 50 टू 60% हार्डली अटेम्प्ट कर पाई हूँ। बट मैंने जितना अटेम्प्ट किया है, मैं उतना श्योर हूँ कि मैंने सारा सही किया है, ऑलमोस्ट सारा सही किया है।
ओवरऑल कितना हैरेसमेंट आपको हुआ? जैसे दरवाजे में मुझे घुसते ही हमने सुना कि कॉलोनी में जाते ही आपको जय श्री राम के नारे के सामना करना पड़ा। क्या वो लोग एग्रेसिव थे? क्या आपको डर लगा था? डर लगा था, बट मैं पूरा कंप्लीटली इग्नोर करके चली गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं भीड़ की तरफ चली जाऊँगी तो मैं सेफ़ रहूँगी, क्योंकि वहाँ पे बाकी पेरेंट्स भी थे। तो इसलिए मैं वहाँ पे गई एंड मेरा पेपर जब मैं देने बैठी ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने सेंटर में मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोकल्स थे वहाँ पे, बिकॉज़ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके पास आईडी कार्ड नहीं थी, जो फॉर्मल ड्रेस में नहीं थे। वो लोग टी-शर्ट और जीन्स पहने थे और उनका बॉडी लैंग्वेज देख के ये भी नहीं लग रहा था कि वो लोग पढ़े लिखे भी है। तो वो लोग जो वहाँ के जो मेंबर्स थे, वॉलंटियर वगैरह, वो उन लोग सर्कल करके ऐसे बात कर रहे थे कुछ और हमें पॉइंट कर रहे थे। तो उस चीज़ को देख कर के मैं थोड़ा डर गई थी कि यहाँ ये तो शायद लोकल्स है, मुझे जहाँ तक लगा। और मुझे ये डर लग रहा था एग्ज़ाम में कि पता नहीं मैं यहाँ से ज़िंदा बच के वापस जाऊँगी भी या नहीं। मुझे ऐसा डर लग रहा था, पता नहीं मुझे मार देंगे, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं एग्ज़ाम में भी बैठी, मुझे बहुत हैरेस किया गया हिजाब खोलने के लिए, एंड में बहुत फ़ोर्स किया गया। तो मैंने भी एक कंडीशन रखी कि अगर मैं हिजाब खोलूँगी तो जितने भी मेल्स हैं यहाँ पे, आप सबको साइड करो, तभी मैं हिजाब खोलूँगी, और पिक्चर क्लिक करने के लिए सिर्फ़, क्योंकि उनका वो प्रोसेस था, उन्होंने कहा। तो मैंने वो लोग मेरी बात माने, वो लोग जितने मेल वहाँ पे थे उनको सबको हटा दिया, और फिर मैंने हिजाब खोला जिस कुछ सेकंड के लिए, उन्होंने पिक्चर क्लिक किया एंड देन फिर हमारा प्रोसेस वो कंप्लीट हुआ, फिर मैं एग्ज़ाम देने गई अंदर पे, ऐसा। तो आपने सुना जो कुछ हुआ फ़रहीन ख़ान के साथ में, बहुत उम्मीदें लेकर ये कोई एग्ज़ाम सेंटर में जाता है और आने वाली ज़िंदगी का अपने मुस्तक़बिल की तैयारी करता है। लेकिन ये जो कुछ आपने सुना ये बिल्कुल कलकत्ता का है, बंगाल का है, बंगाल के बीच का है, ना कि कोई उत्तरी राज्य का है, ना ही यूपी है का है, ना ही बिहार का है, जहाँ पे ये आम दिनों की बात है। जी हाँ। फ़िलहाल फ़रहीन है जो भीड़ में से सामने आई और अपनी बात बताने के लिए हमसे जुड़ी है, लेकिन ऐसी पता नहीं कितनी ही लड़कियां होंगी जो शायद वापस से कभी आकर कंप्लेन नहीं करती है या फिर अपनी ऑर्डिल अपने साथ जो तकलीफें हुई हैं उसे नहीं बताती है। आपने कंप्लेन कहीं किया? मैंने कंप्लेन मैंने ईमेल भेजा है एनटीए को, और भी 2-3 जगह मैंने भेजा है, और मैंने ईमेल भी किया है, प्लस मैंने स्पीड पोस्ट से उनको हार्ड कॉपी भी भेजा है।